हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय इमरान सर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, पिछले लेक्चर में जैसा आपने फिजिक्स के 5वें चैप्टर वैद्युत चालन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का पहला पार्ट आपने फिनिश किया था। तमाम उसमें छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी थी और बेटा इस चैप्टर में छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि आपने वैद्युत प्रतिरोध के बारे में पढ़ा, आपने उसी में अनुगमन वेग के बारे में पढ़ा, धारा घनत्व के बारे में पढ़ा। इस तरह से तमाम छोटी छोटी चीज़ें पढ़ते हुए आपने पहले पार्ट को फिनिश किया और हमने आपको वैद्युत प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस पे लाके एंड कर दिया। आज के नए लेक्चर में हम शुरुआत करते हैं एक नए क्वेश्चन से, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कीमती क्वेश्चन से, जिसका नाम है ओम का नियम। देखिए, क्वेश्चन परीक्षा में कभी कभी सिर्फ यही आ जाता है कि ओम का नियम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओम का नियम लिखिए, तो सिर्फ आपको लिखना है। लेकिन कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में बन के आ जाता है कि ओम का नियम लिखिए तथा इसकी उत्पत्ति कीजिए, यानी लिखना भी है और जैसा ओम साहब ने अपने नियम में बताया है उसका प्रूफ भी करना है। तो चलिए क्वेश्चन लगाइए। सबसे पहले आप ओम का नियम लिखिए, ओम का नियम लिखिए तथा इसकी उत्पत्ति कीजिए। ओम का नियम लिखिए तथा इसकी उत्पत्ति कीजिए। बेटा सबसे पहले हम समझते हैं ओम का नियम क्या है, क्या बताया है ओम साहब ने अपने नियम में, फिर हम उसी चीज का प्रूफ करेंगे। ओम का नियम, OHM, ये उनकी स्पेलिंग है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ यानी ओम का नियम। हमने कल के लेक्चर में ही बता दिया था आपको कि बेटा जितना छोटा इनका नाम दिखाई दे रहा है इतना छोटा नहीं है। ये जर्मन के वैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम सर जॉर्ज साइमन ओम था, लेकिन जो है उन्होंने शॉर्ट में अपना निकनेम रख लिया था ओम, और उसी उन्होंने जो नियम दिया उन्होंने अपने ही नाम पे एक नियम बना दिया, उसी को कह देते हैं ओम का नियम। चलिए, उन्होंने क्या बताया था उसके बारे में आप समझिए। जैसे कोई चालक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो फिर हम लिखा देंगे। कोई चालक है, हम अगर उसकी भौतिक अवस्थाओं को कांस्टेंट रखें, बदलें ना, चेंज ना करें। भौतिक अवस्थाओं का मतलब ये कि जैसे हम उस चालक का ताप न बदलें, उसका दाब न बदलें, उसका आयतन न बदलें, है ना। तो अगर हम किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को ना बदलें तो उस चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है और उसमें जो धारा प्रवाहित होती है, विभवांतर और धारा का जो अनुपात होता है वो कांस्टेंट होता है, नियत होता है। आपको ये तो अच्छे से मालूम कि किसी भी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित हो जाता है। हमने उस दिन भी बताया था आपको कि आवेश आप देते जाओगे उसका विभव बढ़ता जाएगा। आवेश जैसे ही देते हैं चालक का विभव बढ़ने लगता है। आवेश देने का मतलब धारा प्रवाहित करना, ऐसा मान लीजिए। आवेश प्रवाह का मतलब धारा प्रवाह करना, और जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करेंगे तो चालक के सिरों के बीच में विभवांतर स्थापित होने लगता है। बस वही विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का जो अनुपात होता है वो कांस्टेंट होता है। यही ओम साहब का नियम है। अब आप लिखना शुरू करें। क्या लिखेंगे? लिखेंगे इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाएं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाएं तो चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा, चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है।
ये है बेटा ओम साहब का नियम। फिर से सुनिए आप, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदली जाएं तो चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात नेतांक होता है, और इसी नेतांक को बेटा उन्होंने आर के रूप में मान लिया था। और इसी आर को कहते हैं, इसी आर को क्या कल बताया था, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वैद्युत प्रतिरोध। तो बेटा ओम साहब के नियम के हिसाब से देखें तो वैद्युत प्रतिरोध की एक डेफिनेशन और बन जाती है। कल की डेफिनेशन में आपने, पिछले लेक्चर की डेफिनेशन में वैद्युत प्रतिरोध को क्या पढ़ा था, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाले अवरोध को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक में प्रवाहित धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाले अवरोध को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। आज की डेफिनेशन वैद्युत प्रतिरोध की ओम साहब के नियम के अनुसार क्या बन रही है, किसी चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। राइट, चलिए अगर हम इसका त्रियक गुणा करा दे तो बेटा V बराबर I इंटू आर एक सूत्र और बन जाता है। ये दोनों फार्मूले आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। ठीक, ये था बेटा ओम साहब का नियम। क्या था, चालक, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाए तो चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात कांस्टेंट होता है। ठीक, चलिए इसी चीज का प्रूफ करना है, यही हमें प्रूफ करके लाना है। ओके, चलिए हेडिंग डाल लीजिए, उत्पत्ति प्रूफ। देखिए किस तरह से आपको V और I का अनुपात कांस्टेंट सिद्ध करना है ना। थोड़ा सा आप मेरे साथ जुड़ जाइए, थोड़ा कुछ 2-3 लाइनें माना फलाना कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। ठीक, माना L लंबाई का एक चालक जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N, तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N तथा अनुगमन वेग Vd है। इतना हो, बस 2-3 चीजें मान ली। माना L लंबाई का एक चालक है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N और अनुगमन वेग Vd है। इतना मान लिया। एक पैराग्राफ चेंज करके एक लाइन और बढ़ा है। यदि चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर V, यदि चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर V और उसमें प्रवाहित धारा I हो, इसको मिटा दे। फिर से आप एक बार सुनिए, माना L लंबाई का एक चालक जिसके अनुप्रस्थ काट का, बेटा आराम से पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि सीधा सीधा भेजे में जाए। हमने उस दिन भी कहा था, अब टाइम वैसा नहीं है कि अब हमें दोबारा रजिस्टर उठाने का मौका मिलेगा और हम 10-15 दिन 20 दिन रिवीजन करेंगे, वो टाइम नहीं है। ठीक है, इसलिए हम बहुत फास्ट नहीं तो बहुत स्लोली नहीं, और बहुत स्लोली नहीं तो बहुत फास्ट भी नहीं, हम मीडियम स्पीड में पढ़ाना चाह रहे हैं आपको कि अब सीधा सीधा डायरेक्ट आप यहाँ लेते जाओ। ठीक, माना L लंबाई का एक चालक जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N, अनुगमन वेग Vd है। यदि चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर V और उसमें प्रवाहित धारा I हो, तब चलिए अब जरा आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, अपने बोर्ड पे देखिए। आपने कल एक छोटा सा संबंध पढ़ा था, धारा और अनुगमन वेग में संबंध I बराबर NEA VD। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, बहुत आराम से समझना।
ओम का नियम हुआ मानते हैं कुछ लोग, नहीं मत मानिए आप, आज के बाद मत मानिएगा आप। हम इतने सिंपल रास्ता से आपको ओम का नियम प्रूफ करेंगे कि आपको हुआ कभी नहीं लगेगा। ये जो बेटा वीडी, हमें किसी से डिस्टर्ब नहीं करना, किसी को छेड़छाड़ नहीं करना। ये जो वीडी है, हमें इस वीडी का मान निकालना है और वो मान हम यहां रख देंगे, समझो ओम का नियम सिद्ध हो गया। देखिए कैसे, एक बात आप बताइए, आप न्यूटन साहब का दूसरा नियम जानते हैं, न्यूटन के द्वितीय नियम से। बेटा बस एक लाइन में सब कुछ आ जाएगा, समझना ध्यान से। न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या है, न्यूटन साहब का द्वितीय नियम, F बराबर m/a। ठीक, अच्छा एक चीज आप पढ़ चुके हैं अच्छे से, E बराबर F/Q, पढ़ा ना। अच्छा जब E बराबर F/Q है तो बेटा हम तिर्यक गुणा अगर करा दें तो F बराबर E/Q बनेगा। जबकि आप ये भी पढ़ चुके हैं कि E बराबर बेटा क्या होता, V/D। V/D हमने यहां लिख लिया V/L। क्यों, एक L लंबाई का चालक है, तो चालक के दोनों सिरों के बीच की जो दूरी है वही तो चालक की लंबाई है। इस सिरे से इस सिरे तक की दूरी कह दो, चाहे चालक की लंबाई कह दो, बात तो एक ही है। तो हम D लिख दें या L लिख दें, ठीक, इनटू Q। बेटा F का मान ये आया, जरा यहां आ जाओ, F बराबर रखो V/L इंटू Q बराबर m/a। और इस m को हम ट्रांसफर करके यहाँ अपॉन में ले आए तो यहाँ बचेगा a बराबर हो जाएगा QV। एक बात हम तो बात इलेक्ट्रॉन की कर रहे हैं कि चालक में इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n। तो जब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो आवेश E होता है, क्या होता है, स्मॉल e। ऐसा कर सकते हैं आप इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन केवल, ठीक, Q की जगह E। तो ये क्या बन गया ऊपर EV और इस M को अपॉन में लाए तो ये हो गया ML। बेटा A आया, आप कहोगे खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ढूंढ रहे थे कि अनुगमन वेग BD आएगा, मिल गया त्वरण। बेटा इसी से BD आएगा, इसी से BD आएगा। अब आप मेरी बात पे ध्यान, एक चीज समझना थोड़ा सा आराम से, क्या, यदि हमने कल आपको श्रांति काल के बारे में बताया था, श्रांति काल के बारे में, दो क्रमागत चक्रों के बीच लगने वाले समय को श्रांति काल कहते हैं। तो हम मान लें कि श्रांति काल, दो क्रमागत चक्रों के बीच का जो समय है, यदि दो क्रमागत चक्रों के बीच का समय अंतराल T हो तो बेटा इस स्टेप को आराम से समझना, BD बराबर क्या होगा, A/T। ये कहां से आ गया, समझो ना, बचपन में पढ़ते रहे, कक्षा 9 से पढ़ते चले आ रहे, इंटर में आ गए, बुढ़ापा आ गया, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल नहीं होता है क्या। अरे तो फिर B बराबर A/T नहीं बनेगा, है, कौन सी नई चीज बता दी बेटा। तो BD बराबर A/T और A का मान आप ऊपर निकाल चुके, तो BD बराबर बेटा क्या बन गया, A का मान रखो EV/ml इंटू T। ये BD का मान आया, इसी की तलाश थी, ठीक, बस BD का मान उठा के समीकरण फर्स्ट में रख दो, सिद्ध हो गया। चलिए समीकरण फर्स्ट में BD का मान धरें पर नहीं, रखने पर, अच्छा BD का मान रखने पर, धरो नहीं रखो। चलो भाई BD का मान EV/ml T उठा के यहाँ पे इसको यहाँ से उठाओ और उठा के यहाँ पे रखो। चलो भाई समीकरण फर्स्ट में आ जाओ, I बराबर NEA, N
ई ए वी डी की जगह ई वी अपॉन एम एल इंटू टी, ई वी अपॉन एम एल इंटू टी। इस v को उठा के यहां ले आओ, आई अपॉन वी, ऊपर बचा n ई स्क्वायर ए इंटू टी अपॉन एम एल। बेटा अगर हम इसको पलट दें, हर को अंश में, अंश को हर में कर दें, तो v अपॉन आई हो जाएगा यहाँ। और जब इस तरफ पलटेंगे तो इस तरफ भी पलटना पड़ेगा, यहाँ पलटेंगे तो एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टी। बेटा एक बात बताएं कि जब एल लंबाई का आपने एक चालक तार लिया, मान लो इसकी लंबाई आपने 10 सेंटीमीटर ली, तो बेटा 10 है तो खींचा तो है नहीं तार को, तो तार की लंबाई कांस्टेंट ही रहेगी, न घटेगी न बढ़ेगी। ठीक, इसके अंदर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2000 है, तो इससे दो ही इलेक्ट्रॉन अगर हिम्मत हो आपकी तो चुरा के आप अपने झोले में डाल के ले जाओ। ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके अंदर थे वही रहेंगे, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी फिक्स हुई, यानी एल भी फिक्स, एन भी फिक्स। ई जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो तो हमेशा फिक्स होता है। ए क्षेत्रफल है, जितना एरिया आप इसका निर्धारित शुरू में कर देंगे उतना ही फिक्स रहेगा। मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे जो झुग्गा भर राशियां आपको दिखाई दे रही हैं, झुग्गा भर राशियां आपको दिखाई दे रही हैं, वो सबके सब बेटा कांस्टेंट राशियां हैं, नियत राशियां हैं, ना बदलने वाली राशियां हैं। और जब ये सबका सब कांस्टेंट है तो बेटा हम क्या कहेंगे कि v अपॉन आई बराबर कांस्टेंट। और यही तो बेटा ओम साहब ने बताया था कि चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात नियत होता है। दैट प्रूफ, हेंस प्रूफ। चलिए भाई नोट कर लीजिए। अगली हेडिंग डालिए बेटा। ये बेटा ओम साहब का नियम था और उसकी उत्पत्ति थी। ठीक, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट तो सब है लेकिन ये लॉन्ग था। अब आप फिर थोड़ा सा शॉर्ट में आ जाएं, छोटी छोटी नन्ही नन्ही परिभाषाओं से आज हंसते खेलते हुए पढ़ना है बेटा। ठीक, चलिए आप हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। बेटा कल की बात हम अगर करें, चलिए हेडिंग लगा लिया आपने, विशिष्ट प्रतिरोध। कल की बात करें तो कल आपने पढ़ा था वैद्युत प्रतिरोध, ये विशिष्ट प्रतिरोध है। कल का था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कौन सा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक, चलिए एक बात समझिए, छोटे छोटे पॉइंटों से, नन्हे नन्हे कदमों से विशिष्ट प्रतिरोध की ओर बढ़ा जाए। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं बेटा। किससे? आपको ना याद रहे तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया रो, यानी जब आपको समय मिले तो आप रो। ईश्वर न करे आपके आंखों में कभी आंसू आए, हमेशा आपके दांत 32 दांत खिलखिलाते हुए हमें हमेशा दिखाई दे। ईश्वर से यही कामना करते हैं, अल्लाह से यही दुआ करते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। पहला पॉइंट। बात नंबर 2, बेटा रो बराबर, इसका एक सूत्र होता E अपॉन जे। आप समझ गए होंगे कि E क्या है और J क्या है। हो सकता कुछ लोग नए जुड़े हों तो E फॉर एलिफेंट आज भी पढ़ रहे हों। बेटा ऐसा नहीं है, आज के नए लेक्चर में E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और J धारा घनत्व है जो हमने पिछले लेक्चर में बताया।
तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व का अनुपात है और वो विशिष्ट प्रतिरोध रो के बराबर है। चलिए यहीं से डेफिनेशन जो है लसती हुई निकल के आ गई। क्या आ गई? किसी चालक के सिरों के बीच जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, जब परिभाषा सुनिए गौर से, क्या लिखेंगे आप एग्जाम में, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के सिरों के बीच चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। वाह वाह वाह, क्या प्यारी परिभाषा है बेटा, एक बार गौर कर लो अच्छे से। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ज्यादा लंबी हो रही हो तो हमारे पास एक विकल्प और है, आगे चलते हैं। चलिए, आप सबने पढ़ा है बेटा कि E बराबर V अपॉन L होता है और J बराबर I अपॉन A होता है। ये आपने कल के लेक्चर में पढ़ा था। अगर हम इन दोनों मान को यहां पुट कर दें, चलो बेटा, तो रो बराबर, रो समझ गए बेटा, उल्टा पी, बिल्कुल पी जैसा बना दो, ठीक। ई की जगह रख दो V अपॉन L, अपॉन में आ जाओ, J की जगह रखो I अपॉन A, ठीक। तो रो बराबर ए बेटा ऊपर चला जाएगा, इतना तो नियम आपको मालूम होगा, V इंटू ए, और अपॉन में क्या है, आप कहोगे ये अपॉन किस स्टाइल का बना दिया टुकड़ों में। अरे तो क्या दिक्कत बेटा, ये ऊपर गया था, इसका इसमें गुणा होगा, तो I इंटू एल। ये इस स्टाइल का बेटा इसलिए बनाया है कि V और I का जो अनुपात है उसी को तो वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ये हम नहीं कहते, आपने नहीं कहा, ओम साहब बता रहे थे वर्षों पहले। V और I के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं और R से प्रदर्शित करते हैं। तो रो बराबर बेटा, रो बराबर क्या बन गया, इसको हम R कहेंगे, इनटू में A अपॉन L है, इनटू में A अपॉन L हो गया। इस तरह से एक सूत्र आपके न्यूमेरिकल्स के लिए तैयार हो गया। और इसमें अगर आप गौर करोगे तो बेटा सूत्र ही सूत्र हैं, एक चीज को समझने के चक्कर में तमाम चीजें निकल के आ जाती हैं बाहर, ठीक। तो रो बराबर R इंटू ए अपॉन एल, ये एक नया सूत्र आ गया। अब आप एक कंडीशन लगाएंगे यहाँ, यदि हम मान लें, क्या मान लें, कि जो चालक हमने लिया था उस चालक की लंबाई बेटा एकांक है, 1 मीटर है, उस चालक का जो क्षेत्रफल है वो एकांक है बेटा, 1 वर्ग मीटर है। और जब हम इन दोनों के मान एक एक रख देंगे, है ना, तब रो बराबर, यहाँ पे एक रखो, यहाँ पे एक रखो, तो 1/1 खेल खत्म, बचा क्या, रो बराबर R। और यहीं से विशिष्ट प्रतिरोध की एक दूसरी डेफिनेशन का जन्म होता है। चलिए सुनिए दूसरी डेफिनेशन, उससे पहले पहली डेफिनेशन फिर से सुनिए। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक। दूसरी डेफिनेशन सुनिए आप, इस कंडीशन को जब हम इंक्लूड करेंगे तभी हम रो को R के बराबर कहेंगे, यानी विशिष्ट प्रतिरोध को वैद्युत प्रतिरोध के बराबर कहेंगे। लेकिन कब, जब हम इसको इंक्लूड करेंगे। तो आप सुनिए डेफिनेशन, क्या लिखेंगे आप, किसी चालक की एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल, किसी चालक की एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न वैद्युत प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। फिर से सुनिए आप, अगर ये थोड़ी अच्छी ना लग रही हो, दिल ना भर रहा हो, मन ना संतुष्ट हो रहा हो, कोई जरूरत नहीं बेटा, इसको ऐसे 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 करके फाड़ फूड़ के फेंक देना। दूसरी डेफिनेशन सुनो, किसी पदार्थ के 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले तार के वैद्युत प्रतिरोध को उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अच्छी लगी तो एक बार और सुनिए, किसी पदार्थ के 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले तार के वैद्युत प्रतिरोध को उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं।
किसी पदार्थ के 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले तार के वैद्युत प्रतिरोध को उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ओके, चलो चलते हैं आगे बेटा। हम जानते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा, इसका विमीय सूत्र क्या होगा। चलिए, इसका मात्रक सूत्र आपके सामने रखा है बेटा। आर वैद्युत प्रतिरोध है, उसका मात्रक हमने आपको कल बताया था, ओम होता है। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है और लंबाई का मात्रक मीटर। तो मीटर से मीटर स्क्वायर को काटेंगे तो ऊपर एक मीटर बचेगा ना। इस तरीके से इसका मात्रक क्या हो गया बेटा, ओम मीटर। तथा विमीय सूत्र, चलिए विमीय सूत्र से भी लड़ा जाए, जूझा जाए। एक कल बेटा हमने आपको वैद्युत प्रतिरोध आर का विमीय सूत्र बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था। आज के लेक्चर में हम भूल गए। हमें तो बहुत अफसोस है, लेकिन दिल की बात बताओ बेटा, दिल में हाथ रख के कि आप भी भूल गए और हमने मान लिया कि हम भी भूल गए और आप भी भूल गए। चलिए, एक रास्ता हमने आपको दिया कि आप रटो मत, बनाना सीखो। आर, हमें तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक चाहिए। रो बराबर आर ए अपॉन एल, ये रफली वर्क है, हम आपको केवल समझा रहे हैं, डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक, हमें आर वैद्युत प्रतिरोध है, उसका मात्र, उसका विमीय सूत्र हम भूल गए बेटा, लेकिन हमें इतना तो याद है कि आर बराबर वी अपॉन आई होता है, इनटू में ए अपॉन एल। ठीक, चलिए, अच्छा v का विमीय सूत्र हम अगर रखेंगे, हम वो भी भूल गए, मान के चल रहे बेटा, हम वो भी भूल गए। तो v बराबर w अपॉन क्यू पड़ा है और बटे में i है, l है और इनटू में ऊपर a है। अब सबके विमीय सूत्र यहाँ से लगभग याद रहते हैं। ठीक, और अब आप कहोगे आपको याद रहते हैं, हमको थोड़ी ना याद है। तो अगर बेटा आप फिर से भूल जाओ, आप इतने ठीक हो कि W का भी विमीय सूत्र नहीं मालूम है, तो W कार होता है, कार बराबर बल गुणा विस्थापन F इंटू डी कर दो, अब तो याद। लेकिन अगर बेशर्मी की इंतहा कर दी आपने, तो आप बल का विमीय सूत्र अगर नहीं जानते तो बल को भी तोड़ दो। न्यूटन साहब का दूसरा नियम अभी हमने बताया था, F बराबर m इंटू ए, तोड़ते चले जाओ। चलो, W बराबर कार का विमीय सूत्र ml2t माइनस 2 होता है, क्षेत्रफल का L2 हो गया, Q का AT होता है, I का भी A होता है, L का L हो गया। सबको कंबाइन करो बेटा, चलो कंबाइन करके M सिंगल है, L में कितना बेटा, एक L तो कट जाएगा ना, एक L बचेगा यहाँ, एक L ये, दो L ये, तो दो एक तीन, L3 हो गया। T की पावर 1 को ऊपर करो -1 और ये -2, तो T माइनस 3 हो गया। A की पावर 1 1 1 1 1 1 2 और ऊपर कर दो, A -2 हो गया। इस तरह से ये इसका ml3t माइनस 3 A माइनस 2 विमीय सूत्र होता है। ठीक, हमें उम्मीद है कि आप इस डिटेल को भली भांति समझ गए होंगे कि बेटा विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या है, उसके सूत्र क्या हैं, उसका मात्रक, उसका विमीय सूत्र क्या है। तो चलिए इसके बाद चलते हैं। बेटा एक नन्ही सी छोटी सी परिभाषा है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अरे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया डेफिनेशन। हेडिंग लगाइए आप, विशिष्ट प्रतिरोध, सॉरी विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, देखिए विशिष्ट चालकता क्या होती है। आप विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ चुके हैं, इसलिए विशिष्ट चालकता पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। आप लिखिए डेफिनेशन, बिल्कुल सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन लिखिए, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को। बेटा व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, चाहिए व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है ना। अब विशिष्ट प्रतिरोध, मान लीजिए विशिष्ट प्रतिरोध किसी चालक का ये है और आप इसको उल्टा लटका दीजिए, बस ये विशिष्ट चालकता हो गई है। यानी देखिए आप परिभाषा, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं।
विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। बेटा उसी में आगे लिख लेना, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, सिग्मा से क्या पढ़ते हैं इसको, सिग्मा। ना मालूम हो तो ब्रैकेट में लिख लेना सिग्मा, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और बेटा जब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं तो विशिष्ट प्रतिरोध तो रो होता है और उसका व्युत्क्रम क्या होता है, क्या होगा, 1/रो। तो सिग्मा बराबर क्या बन गया, 1/रो। ये इसका सूत्र हो गया। चलो अगली लाइन में आप क्या लिखेंगे बेटा, इसका मात्रक लिखेंगे, इसका विमी सूत्र भी जानेंगे। तो जब विशिष्ट प्रतिरोध को उल्टा लटकाने पे ही विशिष्ट चालकता मिली तो सब कुछ उल्टा करते जाओ, सब कुछ मिलता जाएगा। ठीक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आपने क्या पढ़ा, ओम मीटर। और विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होगा, अरे भाई ये बटे में आ गया ना, तो बटे ऊपर तो कुछ है नहीं, एक एक की कोई गिनती नहीं, लेकिन बटे को प्रति कहते हैं, तो बस प्रति इसका मात्रक, प्रति और इसका मात्रक, तो क्या हो गया, प्रति ओम मीटर। तो इसका मात्रक हो गया प्रति ओम मीटर। ठीक, तथा विमी सूत्र। बेटा विमी सूत्र, अब आप बताइए, देखिए अभी हाल आपने विमी सूत्र लिखा था, क्या लिखा था बेटा, ML3T-3A-2। बेटा यही लिखा था ना, किसका, विशिष्ट प्रतिरोध का विमी सूत्र। अब आप विशिष्ट चालकता का लिखना चाह रहे तो सब कुछ उल्टा कर दो। उल्टा पुल्टा का मतलब जहां पॉजिटिव पावर है वहां नेगेटिव कर दो, जहां नेगेटिव है वहां पॉजिटिव कर दो। बस m की पावर में 1 है तो m की पावर -1, L3 है तो -3, T-3 है तो +3, A-2 है तो +2। ये लो बेटा जिंदाबाद, इसका विमी सूत्र m-1 L-3 T3A2 होता है। क्या होता है, T3A2 होता है। चलो बेटा चलिए अगली हेडिंग डालिए आप। अब थोड़ा सा आप को हम संयोजन के बारे में बताएं। बेटा जैसे पिछले चैप्टर में आपने वैद्युत धारिता वाले चैप्टर में, आज थकावट बहुत है बॉडी में, प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम ड्यूटी, खड़े खड़े 3-3.25 घंटे, इतनी थकावट हो जाती है और फिर आपके लिए मेहनत, तो बस सोने पे सुहागा है ना। तो ऐसा लगता कि चलिए खैर, हमने आपको पिछले वैद्युत धारिता वाले चैप्टर में संधारित्रों के संयोजन के बारे में बताया। संयोजन का मतलब जोड़ना, कॉम्बिनेशन करना। हम संधारित्रों को किस तरह से कंबाइन करते थे, कैसे हम उनको जोड़ते थे, कैसे संयोजित करते थे, तो उसके 2 क्रम हुआ करते थे, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। बेटा मेरी बात पे ध्यान देना, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे और जिंदगी भर ये कंफ्यूजन आपके मन मस्तिष्क से बाहर नहीं जाएगा। अगर हम संधारित्र की बात करें तो 2 तरह के संयोजन पढ़े, एक श्रेणी क्रम, क्या राइटिंग है, गजब भाई गजब, समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का सूत्र 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, जितने हैं उतने जोड़ो। और समांतर क्रम में आपने पढ़ा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। ठीक, आज बात हो रही है संधारित्रों के संयोजन की नहीं, आज बात हो रही है प्रतिरोधों के संयोजन की। बेटा आप एक हेडिंग लगाइए, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, का संयोजन। बेटा जिस तरह से संधारित्रों का संयोजन आपने 2 प्रकार का पढ़ा, उसी तरह से प्रतिरोधों का संयोजन भी 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है श्रेणी क्रम संयोजन। बेटा आराम से समझना, सब एक एक चीज को आराम से समझना, श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा नंबर होता है समांतर क्रम संयोजन। एक क्वेश्चन कभी कभी आपसे इस तरह पूछ लिया जाता है कि श्रेणी क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं,
जब कुछ समझते ही नहीं है तो क्या लिखेंगे, और अगर समझते हैं तो लिख देंगे। ठीक, आज समझ जाएंगे आप। श्रेणी क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े किन्हीं तीन प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। बहुत सिंपल सी चीज है, बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन है बेटा। ठीक, श्रेणी क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े किन्हीं तीन प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन समांतर क्रम का भी आ जाता है, तो आप पहले श्रेणी क्रम समझने की कोशिश करो और इसको दिमाग में रखना बेटा कि श्रेणी क्रम में 1/1/1/1 और समांतर क्रम में एकदम फ्लैट। जब हम प्रतिरोधों का संयोजन अभी करेंगे तो उसमें इसका जस्ट उल्टा होगा। श्रेणी क्रम में एकदम फ्लैट होगा, प्रतिरोधों का संयोजन है तो आर होगा वहां। ठीक, कैपेसिटी सी नहीं होगी, रेजिस्टेंस आर होगा। तो श्रेणी क्रम में एकदम फ्लैट होगा वो, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और समांतर क्रम में 1 में होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। समझ गए ना? चलिए हटा दें अब इसको। बस यही कंफ्यूजन हमेशा होता है कि अरे इसमें 1 होता, उसमें 1, इसमें सीधा उसमें सीधा। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, ध्यान दो बेटा। एक रेजिस्टेंस हमने ये लिया, ठीक, कल हमने बताया था किताबों में रेजिस्टेंस इस तरह पढ़ने को मिलेगा। एक रेजिस्टेंस हमने ये लिया और एक रेजिस्टेंस हमने ये लिया, और चाहो फुर्सत में रहो तो 3 नहीं 30 ले लो, रजिस्टर में जगह हो खूब ले लो। रजिस्टर में जगह ना बचे तो अपने 8 बीघा वाले खेत में पहुंच जाना, रेजिस्टेंस बनाते बनाते इस मेड़ से उस मेड़ तक पहुंचना। लेकिन बेटा फुर्सत वाले जाएं, बस काम वाले ना जाएं। ये एक सेल है, ठीक, ये हमने 3 छोटे छोटे तार के टुकड़े लिए बेटा, AB, BC, BC और CD, और इन तीनों तारों में एक एक रेजिस्टेंस लगाया। इस तार का रेजिस्टेंस R1, इस तार का रेजिस्टेंस R2 और इसका R3। बेटा जैसा हम बता रहे ऐसे ही आपको अपनी भाषा में मान के लिख देना है बस। इस तार के सिरों के बीच का विभवांतर V1, इस तार के सिरों के बीच का विभवांतर V2 और इस तार के सिरों के बीच का विभवांतर V3 है। ये सेल लगा है और सेल में जो बड़ी प्लेट होती है वो धनात्मक होती है, छोटी ऋणात्मक होती है। बड़ी प्लेट से हमेशा धारा प्रवाहित होती है, आएगी, ये जा रही यहाँ पहुंचेगी, और जब यहाँ जाएगी यहाँ पहुंचेगी तो इसको भी आई मिलेगी, इसको भी आई मिलेगी, इसको भी आई मिलेगी, और घूमती घामती सेल की ऋण प्लेट में जाके आराम करेगी। आपको क्या लिखना है आप सुनिए गौर से। पहले तो आप इसकी डेफिनेशन सुनिए किस तरह से। ये पहला तार है, पहला प्रतिरोध है, पहले प्रतिरोध का ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा। बहुत ध्यान से समझना बेटा, रटने वाली चीज नहीं है, जिंदगी में कोई नहीं रट पाया, किसी की क्षमता नहीं है जो रटे, है ना, रटना नहीं, उल्टा सीधा घुसड़ दो कहीं, इधर का इधर उधर उधर। समझो, ये पहला प्रतिरोध है, उसका ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये दूसरा वाला प्रतिरोध है, इसका पहला सिरा ये, दूसरा सिरा ये तीसरा प्रतिरोध है, इसका पहला सिरा ये, दूसरा सिरा। ऐसी लगाते आप चले जाए। आप गौर से देखिए कि पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को हमने कहां से जोड़ा, तार के द्वारा। देखो चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ, सेल की धन प्लेट से जोड़, और दूसरे सिरे को आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़। देखो जुड़ा कि नहीं, इसका जो दूसरा सिरा है वो इस प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा। इसी तरह इसके दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। इसी तरह इसके दूसरे सिरे को चौथे प्रतिरोध के पहले सिरे से, चौथे के दूसरे सिरे को पांचवें के पहले सिरे से, पांचवें के दूसरे सिरे को छठवें के पहले सिरे से। वाह, जोड़ते चले जाते हैं जितने प्रतिरोध हों, और लास्ट में जो अंतिम प्रतिरोध होगा, तीसरा हो, पांचवा हो, छठवां हो, आठवां हो, 10वां हो, 15वां, उसके दूसरे सिरे को पुनः सेल की ऋण प्लेट से जोड़ देते हैं।
ठीक, समझ गए? क्या लिखेंगे आप? सुनिए, इस संयोजन की परिभाषा क्या होगी? श्रेणी क्रम संयोजन। इस संयोजन में पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को सेल की धन प्लेट से जोड़ते हैं, दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे के दूसरे सिरे को तीसरे के पहले सिरे से जोड़ते हैं और अंत में अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को सेल की ऋण प्लेट से जोड़ते हैं। राइट? रटोगे नहीं बेटा, मेरी कसम खा लो। हाँ, अब आप देखिए इसका व्यंजक क्या है। इन तीन प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक हम कैसे निकालेंगे? ठीक, तो आप क्या लिखेंगे? सुनो, माना तीन प्रतिरोध तार बेटा गौर करो, ए बी, बी सी, सी डी, जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3, जिनके सिरों के बीच स्थापित विभवांतर V1, पहले तार के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर V1, दूसरे तार के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर V2, तीसरे तार के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर V3। ठीक, और प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I है। क्योंकि I जब यहां से निकली तो यही करंट इसको मिलेगा, यही इसको मिलेगा, यही इसको मिलेगा और ऐसे निकल जाएगी। ठीक, ये आई। फिर से सुनो क्या लिखेंगे। माना तीन प्रतिरोध तार ए बी, बी सी, सी डी, जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3, जिनके सिरों के बीच स्थापित विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 तथा प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I है, तब V बराबर I इंटू R से, यही तो बताया था ओम साहब ने। अरे भाई, I को यहाँ ले आओ तो V अपॉन I बराबर R बताया था ना, और I को बटे से तिर्यक गुणा कर दो तो यहाँ हो जाएगा, तो V बराबर I इंटू R। V बराबर I इंटू R के हिसाब से जब हम पहले तार के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर निकालेंगे तो V1 हो जाएगा यहाँ, और उसमें धारा तो I प्रवाहित हो रही है, वो तो समान है सब में, है ना, और इसका प्रतिरोध कितना है? R1, तो V1 बराबर I इंटू R। इसी तरह से जब हम V2 निकालेंगे तो V2 बराबर हो जाएगा I इंटू R2, V3 बराबर हो जाएगा I इंटू R3। ठीक, अब अगर हम परिणामी विभवांतर निकालें, यदि परिणामी विभवांतर V हो, V और तुल्य प्रतिरोध मतलब टोटल कुल परिणामी और तुल्य प्रतिरोध R हो, तब अच्छा परिणामी विभवांतर V है। किसका परिणामी है बेटा? जितने भी विभवांतर आपके पास हैं सबका टोटल कर दो, वही परिणामी विभवांतर है। तीन विभव है आपके पास, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, सबके मान रख दो बेटा, ये चारों मान आपके पास। चल, V की जगह I इंटू R, V1 की जगह I इंटू R1, V2 की जगह I इंटू R2 और V3 की जगह I इंटू R3, सब ये रखा है ये। चलो बेटा I का भाग दे दो, सब में I का जब भाग देंगे तो यहाँ R बचेगा, यहाँ R1 बचेगा, यहाँ R2 बचेगा, यहाँ R3 बचेगा। ये होता श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े किन्हीं तीन प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक। ओके, एक नोट पॉइंट ऑफ बेटा, एक विशेष बात ये आपने इस सर्किट में देखी, तो सर्किट माने परपथ, इस परपथ में, इस सर्किट में आपने एक विशेष बात ये देखी कि जो धारा प्रवाहित हो रही थी वही धारा हर प्रतिरोध में जा रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनमें धारा जो है हर प्रतिरोध में समान धारा प्रवाहित होगी। ठीक, तो श्रेणी क्रम में समान धारा प्रवाहित होती है, समान धारा प्रवाहित होती है। ये नोट पॉइंट बेटा आप याद रखिएगा, प्रवाहित होती है।
चलिए बस बिल्कुल इसी तरह बेटा दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, श्रेणी क्रम की जगह समांतर कर दीजिएगा। देखिए समांतर क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं? समांतर क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं? समांतर क्रम में जुड़े किन्हीं तीन प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। चलिए बेटा अब आप समझिए कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। हमें उम्मीद है कि अगर श्रेणी क्रम संयोजन आप समझ गए हैं तो समांतर क्रम संयोजन मेरे हिसाब से कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो श्रेणी क्रम से भी सिंपल है। देखना गौर से, जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है और ये तीनों रेजिस्टेंस बेटा देखना गौर से, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा ये है, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा ये है, तीसरे का पहला सिरा ये है। क्या होता है कि हर प्रतिरोध का जो पहला पहला सिरा है वो एक बिंदु से आके कनेक्ट हो जाता है। और जो दूसरा दूसरा सिरा होता है, ये दूसरा सिरा, ये दूसरा सिरा, ये दूसरा सिरा, तो हर दूसरा सिरा किसी एक बिंदु से कनेक्ट हो जाता है। और इसको हम इस तरीके से लाके घेर घार के एक सेल के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं। बेटा ये समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इस प्रतिरोध को हमने R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया, इसको R3 मान लिया। मेरी बात को समझना आप, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे इस संयोजन में, यानी समांतर क्रम संयोजन की परिभाषा पूछ रहा है ना आपसे। इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु से और दूसरे सिरों को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। आपको अगर ये अच्छी ना लगी हो तो कतई इसको हटा दीजिए। दूसरी डेफिनेशन, इस संयोजन के प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को, प्रत्येक प्रतिरोध का, पहले प्रतिरोध का भी पहला सिरा, दूसरे का भी पहला, तीसरे का भी पहला, प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को सेल की धन प्लेट से और दूसरे सिरे को सेल की ऋण प्लेट से जोड़ देते हैं। बस इतनी सी डेफिनेशन, उम्मीद है आप समझ गए। अब आप सिस्टम को समझिए। ये सेल है, ये धन प्लेट है सेल की, यहां से धारा निकली बेटा, ये जा रही धारा आई, ठीक, यहां पहुंची धारा आई, लेकिन जब इस बिंदु पर पहुंची तो उसको तीन भागों में बंटना पड़ गया। ठीक, एक महाशय जो है अपने बाप की 120 बीघा खेती लेके अकेले जन्मे थे, है ना, लेकिन उनके 3 पुत्र हुए तो आगे चल के वो 120 बीघा 40-40 बीघा में वितरित हो गई। इसका मतलब ये है कि ये जो आई है, ये आई जो है वो यहां से जब यहां पहुंचेगी तो 3 भागों में बढ़ जाएगी। लेकिन एक बाप के 3 पुत्र थे और एक बाप के लिए 3 संतानें हों चाहे 30 हों, लेकिन सबका मतलब कद और सबका जो है, सबकी चाहत एक पिता के लिए, सबके लिए बराबर होती है। तो 40-40 बीघा का ही वितरण हुआ, कम ज्यादा नहीं, क्योंकि वो पुत्र थे। वो पिता की नजर में, एक पिता की नजर में सारे पुत्र बराबर होते हैं, वो कितना भी कबाड़ी क्यों ना होते। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि बेटा रेजिस्टेंस बराबर नहीं है। इसका प्रतिरोध अलग है R1, इसका अलग है R2 है, इसका R3 है, तो फिर धाराएं कैसे एक जैसी बंटवारा हो जाएगा? कतई नहीं होगा। यहां से अगर I एम्पियर की धारा चली, मान ले 30 एम्पियर की धारा चली, हो सकता, जरूरी नहीं 10-10 मिले ना, सवाल ही नहीं उठता, हो सकता है इसको 5 मिले, इसको 11 मिले और इसको 14, हो गया 30, इस तरीके से बंटवारा होगा।
तो मान लो इस आई धारा के 3 टुकड़े हुए, उसमें से कुछ हिस्सा निकल गया इसमें जिसको हमने I1 मान लिया, और कुछ हिस्सा इस प्रतिरोध में निकल गया जिसको हमने I2 मान लिया, और कुछ हिस्सा इस तार में निकल गया इस प्रतिरोध में जिसको हमने I3 मान लिया। बेटा I1 यहां से चली, यहां से चली, यहां से चली, यहां पहुंची। I2 यहां से चली, यहां से चली, यहां से चली, यहां पहुंची। और I3 ये चली, ये चली, ये चली और यहां पहुंची। और तीनों मिल गई तो I1, I2, I3 जब फिर तीनों मिल गई, आहा, बेटा जब ससुराल से 3 बहनें वापस अपने मायके आती हैं, उस दिन का खुशहाली का जो हाल होता है उसको उन बहनों से बेटा, उन बेटियों से ज्यादा कोई नहीं जानता, है ना। हमें उम्मीद है हमारी तमाम बहनें, तमाम बेटियां हमसे पढ़ रही होंगी। अगर आपकी आंखें नम हो तो हमें कमेंट में बताना बेटा कि उससे अच्छा दिन उन बेटियों के लिए, उन बहनों के लिए कोई दिन नहीं होता जब तीनों बेटियां, तीनों बहनें, चारों बेटियां, चारों बहनें, पांचों बेटियां, पांचों बहनें एक साथ अपने मायके आती हैं ससुराल से, और सब एक साथ हंसती खेलती हैं। ओहो, अल्लाह करे, ईश्वर करे सबको ऐसा दिन बार बार दे। चलिए, ये I1, ये I2, ये I3 और तीनों मिल गई तो फिर से I बन गया। फिर से उसी माँ के तमाम दोनों, तीनों, चारों बेटियों का एक समूह तैयार हो गया। माँ की खुशियों का भी ठिकाना नहीं है। और ये I जब मिली, सब मिल के I बन गई तो ये चली 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 और ऋण प्लेट में जाके विलय कर गई। ठीक, चलिए मेरे भाषा को फिर से आप सुनिए एक बार। माना 3 तार R1, R2, R3, बहुत सिंपल सी भाषा। माना 3 तार R1, R2, R3 जिनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1, इसमें I1 है ना, इसमें I2 है, जिनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1, I2, I3 तथा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच समान विभवांतर V है। बेटा V सबके लिए बराबर होता समांतर क्रम में। ठीक, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच समान विभवांतर V है। तब फिर से एक बार सुनो, हम परिभाषा भी सुनाएं आपको, वो भी बताएं। चलिए, समांतर क्रम संयोजन की डेफिनेशन क्या है। इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को सेल की धन प्लेट से और दूसरे सिरे को सेल की ऋण प्लेट से जोड़ते हैं। छोटी सी परिभाषा। ठीक, इसके बाद आप कैसे व्यंजक को सिद्ध करेंगे। माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 जिनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1, I2, I3 तथा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच समान विभवांतर V है। तब I बराबर V अपॉन R। बेटा ओम साहब कर लिया, बस याद रखो ओम साहब ने क्या बताया था, V अपॉन I बराबर R। विभवांतर और धारा का अनुपात वैद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है। अब अगर हम I को यहाँ ले जाएं, R को यहाँ ले आएं तो I बराबर V अपॉन R हो जाए। क्या दिक्कत है, I बराबर V अपॉन R से जब हम पहले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा निकालेंगे तो यहाँ I1 हो जाएगा। विभवांतर बेटा सबके लिए बराबर है, लेकिन पहले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा निकाल ले तो यहाँ पे पहला प्रतिरोध रखेंगे R1। और इसी तरह से I2 बराबर V अपॉन R2 होगा। इसी तरह से I3 बराबर V अपॉन R3 होगा। बेटा आप एक बात बताओ, सेल से तो I धारा निकली थी और वो धारा 3 भागों में ही तो बटी, और अगर आपने तीनों भागों को मिला दिया तो फिर से I बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप अच्छे से जान रहे कि I जो है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है, तीनों धाराओं के योग के बराबर है। ठीक, चलिए I की जगह ये सब चारों मान उठा के बाहर रख दो। I की जगह V अपॉन R, I1 की जगह पर V अपॉन R1, I2 की जगह V अपॉन R2, I3 की जगह V अपॉन R3। V का भाग दे दो सब में, जब V का भाग दोगे तो ऊपर 1 बचेगा, यहाँ तो 1 अपॉन R हो गया बराबर 1 अपॉन R1 हो गया प्लस 1 अपॉन R2 हो गया प्लस 1 अपॉन R3 हो गया। इस तरह से समांतर क्रम संयोजन में जुड़े किन्हीं 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक सिद्ध हो गया। एक नोट पॉइंट बेटा इसमें भी लिख लेना आप,
समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। बेटा श्रेणी क्रम में क्या बताया था, धारा समान होती, समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। ये दोनों पॉइंट आपको नोट पॉइंट काम आएंगे, नोट करो। चलिए अगली हेडिंग डालिए। ये थे आपके श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन और उनके व्यंजक। अगली हेडिंग डाल लो आप बेटा, वैद्युत ऊर्जा। एक एक लाइन की डेफिनेशन बची है, 2-3 डेफिनेशन, इसके बाद लेक्चर आज का फिनिश हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा मतलब कार्य करने की क्षमता को ही तो ऊर्जा कहते हैं। अब विद्युत ऊर्जा है तो इसका मतलब किसी विद्युत परपथ में कोई ऐसा कार्य हो रहा होगा, उसको विद्युत ऊर्जा कह दिया बस। तो किसी विद्युत परपथ में, लिखिए डेफिनेशन, किसी विद्युत परपथ में, किसी विद्युत परपथ में किए गए कार्य को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। किसी विद्युत परपथ में किए गए कार्य को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। बेटा इसे W से प्रदर्शित करते हैं, बस सीधी सी बात है। और आपने बहुत अच्छे से पिछले चैप्टर में पढ़ा V बराबर W/Q, है ना। तो W बराबर क्या हो जाएगा वहां से, V इंटू क्यू, V इंटू क्यू। बेटा इस सूत्रों को समझो जरा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। ठीक, एक सूत्र वैद्युत ऊर्जा का मिला, W बराबर V इंटू क्यू। ठीक, और इसमें कोई खास चीज नहीं है, क्योंकि आपने ये भी तो पढ़ा कि Q बराबर IT होता है। तो एक सूत्र और बन गया, W बराबर VIT। चूंकि आपने ये भी तो पढ़ा है कि V बराबर I इंटू आर होता है, और I इंटू आर ओम के नियम है ना, और इंटू में IT, तो I को बेटा इसी में लगा दो तो I स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू टी। कहां से बन गया ये, अब आप ढूंढते ना फिर ना, हम यहाँ लिखे दे रहे कि V बराबर I इंटू आर रख दिया था हमने बेटा, इसलिए W बराबर I स्क्वायर RT बन गया। ठीक, हो सकता कि आप V को चेंज कर रहे हैं अभी, V बराबर I इंटू आर, और हो सकता कि आप V को ना चेंज करें, I को चेंज करें बेटा। तो I क्या बनेगा, यहाँ से R को बटे में लाओ तो I बराबर V अपॉन R बनेगा। तो अगर I की जगह V अपॉन R रखेंगे तो V अपॉन R रखेंगे इंटू टी, तो W बराबर बेटा एक सूत्र और बन गया, V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ठीक, इस तरह से वैद्युत ऊर्जा के तमाम सारे सूत्र आपके सामने स्क्रीन पे। बेटा ऊर्जा जूल में ही नापी जाती है, इसका ध्यान रखना। ठीक, अब इसी में क्या होता है कि ऊर्जा कहते हैं चाहे ऊष्मा कहते हैं बेटा, है ना, बस इतना फर्क है कि ऊर्जा जूल में नापी जाती है और ऊष्मा कैलोरी में नापी जाती है। ठीक, तो बेटा 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, ये याद रखिएगा। मतलब कैलोरी से जूल बनाना है तो 4.2 का गुणा कर दो, और अगर जूल से कैलोरी बनाना है, जूल से कैलोरी बनाना है तो 4.2 का भाग दे दो। ठीक, तो जैसे कि ऊर्जा वैसे कि ऊष्मा, ऊर्जा को W से प्रदर्शित करते वर्क माने कार, कार माने ऊर्जा, और ऊष्मा को H से प्रदर्शित करते H फॉर हीट, हीट माने ऊष्मा। ठीक, बाकी सब कुछ वही, तो H बराबर क्या होगा बेटा, VIT। लेकिन ये सब जूल में है और वो सब कैलोरी में आएंगे, और जूल से कैलोरी कैसे बनता है, 4.2 का भाग करके। तो इस तरीके से H बराबर VIT बटे 4.2 हो जाता है। ठीक, इसी तरह से H बराबर I स्क्वायर RT हो जाएगा, और बटे में बटे 4.2, 4.2। ठीक, इसी तरह से H बराबर V स्क्वायर अपॉन RT हो जाएगा, और बटे में 4.2। ठीक, इस तरह से उत्पन्न ऊष्मा के भी 3 सूत्र बन जाते हैं। चलिए, 1 नंबर की बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग, और इसके बाद उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग, और 2 हेडिंग के बाद उसके बाद एकदम चैप्टर फिनिश। हेडिंग डालिए, इनको याद रखिएगा, लेकिन तब अगली हेडिंग में मजा आएगा। हेडिंग डालो वैद्युत शक्ति, वैद्युत शक्ति। बेटा आराम से समझो वैद्युत शक्ति क्या होती है।
वैद्युत शक्ति, ये तो 10th क्लास में भी आपने पढ़ी है बेटा, बस उसमें शक्ति पढ़ा, शक्ति मतलब सामर्थ्य, है ना, और यहाँ वैद्युत शक्ति आ गया तो क्या दिक्कत होती है ना, इसके बारे में आप पढ़ ही चुके हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते बेटा, किससे, पी से प्रदर्शित करते हैं, है ना, प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, पी बराबर न्यूमेरिकल भूखा हो गया हमारा, ओ सॉरी मार्कर भूखा हो गया, है ना, और P बराबर ये सूत्र होता है W/T, ठीक, बस यही से तो पूरी कहानी है ना। W क्या है बेटा, कार्य, T क्या है, समय, है ना, W क्या है, कार्य, और T समय। हमने एक दिन बताया था किसी भी भौतिक राशि को जब हम समय से डिवाइड कर देते हैं तो वो उस भौतिक राशि की दर हो जाती है, यानी ये W तो कार्य है, लेकिन अगर T से भाग दे दिया तो W/T ये क्या बन गया, कार्य करने की दर हो गई, कार्य करने की दर हो गई, ठीक। W क्या है, कार्य है, यानी व्यय होने वाली ऊर्जा है, और अगर हमने समय से भाग दे दिया तो W/T ये क्या बन गया, व्यय ऊर्जा की दर, व्यय ऊर्जा की दर। चलिए परिभाषा लिखिए आप, किसी वैद्युत परपथ में, किसी वैद्युत परपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को, बेटा ये क्या है, व्यय ऊर्जा है, व्यय ऊर्जा, और ये T से भाग दे दिया तो ये क्या बन गया, व्यय ऊर्जा की दर। किसी वैद्युत परपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं, किसी वैद्युत परपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक। चलो इसका मात्रक देखिए, एक चीज और, एक परिभाषा में आपका मन ना भरा हो तो हम एक और बता दें, जैसे हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा दें, T का मान 1 सेकंड, T का मान 1 सेकंड रख दो यहाँ पे 1, तब P बराबर बेटा क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा W, यानी किसी वैद्युत परपथ में 1 सेकंड में किए गए कार्य को वैद्युत शक्ति कहते हैं। अब भी मन नहीं भरा तो और सुनो, किसी वैद्युत परपथ द्वारा प्रति सेकंड किए गए कार्य को वैद्युत शक्ति कहते हैं। चलिए इसके मात्रक की बात करते हैं भाई, मात्रक, बेटा ये देखो, कार्य का मात्रक जूल, बटे का मतलब प्रति, और समय का मात्रक सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड, है ना, इसी को बेटा हम क्या कह देते हैं, वाट कह देते हैं, ठीक। इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, जिसको हम वाट कहते हैं। तथा विमी सूत्र, विमी सूत्र, विमी सूत्र बेटा W कार है, कार का विमी सूत्र mL/T-2 पढ़ा है, बटे में T है, T का T होता, इस T की पावर 1 को ऊपर ले जाओ तो यहाँ -1 और मिल जाएगा, जाके 1 है ऊपर जाएगा -1 और -2 पहले से है, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा यहाँ -3, तो mL/T-3 होता है, होता है, ठीक। बेटा इसका मात्रक वाट, ये तो बहुत छोटा सा मात्रक है, इसके और तमाम बड़े बड़े मात्रक होते हैं जो कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कभी 1 नंबर के अति लघुत्तरी क्वेश्चन में पूछ भी लिए जाते हैं, और न्यूमेरिकल्स में भी बहुत से होते हैं, ठीक। तो जैसे कि हाँ आइए, एक अश्व शक्ति, अश्व शक्ति, बेटा अश्व शक्ति का मतलब, अश्व माने घोड़ा, घोड़े की ताकत, ठीक। एक अश्व शक्ति इंग्लिश में जिसको कहते हैं हॉर्स पावर, है ना, हॉर्स पावर, यानी 1 HP, और 1 HP का जो मान होता है वो 746 वाट होता है। बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे, कक्षा 8-9 से, 1 HP बराबर 746 वाट, ठीक। इसी तरह से इसका और एक बड़ा मात्रक होता है 1 किलोवाट, किलोवाट, किलोवाट को हम शॉर्ट में KW कह सकते हैं, और 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, यानी 10 की घात 3 वाट। इससे भी बड़ा मात्रक होता बेटा मेगावाट, मेगावाट, है ना, मेगावाट का मतलब MW, और 1 मेगावाट का मतलब होता 10 की घात 6 वाट, ठीक। हम आपके यहाँ जो
लाइट का जो यूज होता है वो वाट में ही तो होता है। बल्ब इतने वाट का है, ट्यूबलाइट इतने वाट की है, पंखा इतने वाट का है। तो हम आपके यहाँ जो यूज होता है वो वाट में हो जाता है, या उससे भी ऊपर जाओ तो एचपी में हो जाता है, या उससे भी ऊपर जाओ तो किलोवाट में हो जाता है, 1 आध 2 किलोवाट में बस। लेकिन अगर 10 किलोवाट की बात करें तो फिर बड़े कारखानों में ज़्यादा किलोवाट की। और अगर मेगावाट की बात करें तो मेगावाट में बेटा बहुत बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती हैं या बहुत बड़े बड़े पावर प्लांट होते हैं जहां लाइट का उत्पादन होता है, वहां से इतने मेगावाट की बिजली बन के चली, आपके घर तक पहुंची। लेकिन बेटा मेगावाट में नहीं, मेगावाट में पहुंच गई तो घर की एक एक ईंट भी नहीं बचेगी, पता नहीं चलेगी कहाँ जाएगी। ठीक, हाँ, वाट में ही आती। चलिए इसको नोट करिए। एक लास्ट हेडिंग बेटा, हेडिंग किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। ठीक है बेटा, इसको इंग्लिश में KWH शॉर्ट में कह देते हैं, KWH, किलोवाट घंटा। इंक हमारी हल्की हो गई लेकिन लेक्चर लास्ट हो रहा है, अब आज नहीं डालेंगे, या इसको खाना दाना पानी बाद में देंगे। किलोवाट घंटा, इसकी 1 नंबर की डेफिनेशन पूछी जाती है। 1 नंबर में ये पूछ लिया, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे एक ये भी पूछ लिया जाता है कि किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। इससे ये भी पूछ लिया जाता है कि किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। चलिए लिखिए, सबसे पहले परिभाषा लिखिए। यदि किसी परपथ में वैद्युत शक्ति 1 किलोवाट हो, यदि किसी परपथ में वैद्युत शक्ति 1 किलोवाट हो, तो उस परपथ में 1 घंटे में व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा कहते हैं। फिर से सुनो, यदि किसी परपथ में वैद्युत शक्ति 1 किलोवाट हो, तो उस परपथ में 1 घंटे में व्यय होने वाली ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। यदि किसी परपथ में वैद्युत शक्ति 1 किलोवाट हो, तो उस परपथ में 1 घंटे में व्यय होने वाली ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। और बेटा 1 किलोवाट घंटा जो होता है, इसी को हम एक यूनिट भी कह सकते हैं, यानी किलोवाट घंटा का मतलब यूनिट। अब बेटा 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है ये पूछ लिया जाता है, तो आप नीचे लिख दें कि यह का मतलब किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक है। अब बेटा 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, तो 1 किलोवाट घंटा का मान आप समझो, पहले बनाना सीखो, बाद में डायरेक्ट लिख लेना। 1 किलोवाट का मतलब आपको हमने अभी बताया 10⁻³ वाट। अब बचा घंटा, ठीक, तो घंटा पकड़ के हिलाओ। घंटा, अब 1 घंटे में कै सेकंड होते, 3600 सेकंड होते। ठीक, अच्छा वाट किसका मात्रक है, वैद्युत शक्ति का, है ना, वाट। और वाट कब बना था, वाट जूल प्रति सेकंड उसका लिखा था मात्रक, और उसी को हम कह देते हैं वाट। तो बेटा सेकंड से सेकंड कट गया। अब ये 3600 में अगर हम 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा दें तो ये 3.6 हो जाएगा, और इसमें 3 घातें प्लस की मिल जाएंगी, और 3 ये पहले से हैं तो 10⁶ हो गया, और इससे ये कट गया तो बचा गया 2। तो इस तरह से 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ठीक, एक बार हम फिर आपको रिवर्स कर दें कि 1 किलोवाट घंटा की यानी एक यूनिट की डेफिनेशन क्या होती है। किसी परपथ में वैद्युत शक्ति 1 किलोवाट हो, यदि किसी परपथ में वैद्युत शक्ति 1 किलोवाट हो, तो उस परपथ में 1 घंटे में व्यय होने वाली ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा का मतलब 1 यूनिट। ठीक, और यह किसका मात्रक होता बेटा, ऊर्जा का मात्रक
1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, यानी 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक, किलोवाट घंटा को बेटा यूनिट कहते हैं। हम आपके घरों की जो लाइट का खर्च है वो गवर्नमेंट जो है यूनिट में ही तो लेती है। ठीक है, चलिए आज इस चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट विथ डेफिनेशन विथ डेरिवेशन फिनिश हो गया। आने वाले लेक्चर में हम आपको कल कोशिश करेंगे इस चैप्टर के जितने भी सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं वो हम आपको नए लेक्चर में आपको देंगे। तब तक बेटा आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखते हुए मौज मस्ती से अपनी पढ़ाई करते रहें और हंसते खेलते रहें। ज़्यादा समय उसमें ना बर्बाद करें। 1 महीने के लिए बेटा समय जो रह गया है, इस 1 महीने के लिए आप ऐसा मानिए कि कैद हो जाइए। आप लोग एकदम कैद हो जाइए, बिल्कुल पूरी तरीके से आप अपने आप को अरेस्ट कर दीजिए उस चार दीवारी के अंदर, उस रूम के अंदर जहां सिर्फ आप हों और आपकी किताबें, और सिर्फ आप अध्ययन करिए बेटा। 1 महीने के बाद बहुत धमाल करके निकलिए कि स्वागत आपका पूरा मोहल्ला करे कि कहाँ चले गए थे मियाँ, 1 महीने से दिखाई नहीं दिए। ठीक, और आगे चल के फिर हम उम्मीद करेंगे कि आप 2 साल 3 साल के लिए इंटर करने के बाद एकदम बिल्कुल 3-4 साल के लिए कैद हो जाएं और बेटा एकदम धमाल करें। तो मालूम ये चला कि कहीं यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप आईएएस बन गए, तो कहीं जो है आप नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके एक अच्छे से एमबीबीएस डॉक्टर बन गए। तब आपसे जब 5 साल 4 साल बाद लोग पूछें, फिर आपसे मोहल्ले के लोग नहीं, फिर आपसे बस्ती के लोग नहीं, फिर आपसे आपसे ज़िले के लोग पूछेंगे कि कहाँ था मेरा चाँद, आज एक आईएएस ऑफिसर बन के आया है। तो ये आपकी मेहनत के साथ हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप लोग अच्छी मेहनत के साथ उन्नत की ओर बढ़ें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। बेटा हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो चलते टाइम एक थोड़ी सी आपसे आरजू है कि कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए, इसका प्रचार प्रसार कर दीजिए, ताकि हमको भी आप लोगों से कुछ एनर्जी मिलती रहे। आने वाले नए लेक्चर में हम आपके इस चैप्टर के सारे जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उसके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए